हैं कि किसी भी सेल के द्वारा किसी सर्किट में करंट का फ्लो बनाए रखने के लिए, धारा को नियत बनाए रखने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा सर्किट को दी जाती है उस ऊर्जा को हम सर्किट की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ई फिजिक्स पर। पिछली दो वीडियोस में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही पढ़ रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को फिनिश करते हैं, जिसमें ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति, किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा जो कि विद्युत ऊर्जा को मापने की एक इकाई है, चर्चा करेंगे इस पर। और कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स यानी यूनिटों की संख्या कैसे कैलकुलेट करी जाती है। जैसे अपने घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं उनमें जो यूनिट कैलकुलेट करी जाती है वो किस बेस पर करी जाती है, कैसे यूनिट कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ कि मान लो ये अपने पास में कोई सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है R, ओके। और उस रेजिस्टेंस को हमने एक वायर के माध्यम से किसी सेल या किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरह से। ये एक सेल है। सबसे पहली बात, सेल किसी भी सर्किट को, किसी भी परिपथ को क्या देता है, मतलब सेल एनर्जी देता है किसी भी परिपथ को या सेल इलेक्ट्रॉन देता है। तो हम सेल को पढ़ चुके हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि सेल किसी भी सर्किट को इलेक्ट्रॉन नहीं देता बल्कि उन इलेक्ट्रॉनों के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके सर्किट में इस तरह से घूम रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे होंगे अगर, तो फिर उसकी वजह से करंट ऐसे करके फ्लो होगा। अब बात ये आती है कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन इस सेल से ऊर्जा लेके चला और वो इस सर्किट में ऐसे करके घूम रहा है। अगर मैं अब इस सेल में से अगर मैं इस सर्किट में से ये सेल निकाल दूं, क्या वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एक बार चला गया था एनर्जी लेके, क्या वो लगातार ऐसे करके चलता रहेगा, क्या वो घूमता रहेगा, या उसका चलना, उसका मूव करना बंद हो जाएगा। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूमता है तो यहाँ जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जो सर्किट का प्रतिरोध है, वो इसके मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है और उस अवरोध की वजह से उसकी एनर्जी में लगातार लॉस होता रहेगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना बंद कर देंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर देंगे, सर्किट में करंट का फ्लो भी बंद हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी सर्किट में अगर हम ये चाहते हैं कि लगातार करंट फ्लो होता रहे, लगातार इसमें धारा प्रवाहित होती रहे, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को लगातार घुमाते रहना पड़ेगा सर्किट में। और सर्किट में लगातार घूमते रहने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक उतनी ऊर्जा की आवश्यकता इनको पड़ती रहेगी जितनी ऊर्जा इनकी वेस्ट होती रहती है सर्किट में। यहाँ तो मान लो मैंने कोई चीज़, कोई बल्ब, कोई विद्युत उपकरण यहाँ पे लगा रखा है, उस बल्ब को या उस विद्युत उपकरण को चलाने में कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वेस्ट होगी। इसके अलावा जिस वायर में, जिस तार में वो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, उस चालक तार का भी कोई न कोई प्रतिरोध होगा। भले कितना भी अच्छा अपन वायर ले लें, कितने भी चालक पदार्थ को ले लें, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी अवरोध होगा उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जब इस सर्किट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, जब घूम रहे होंगे, तो उनकी एनर्जी लॉस होती रहेगी और उनकी ऊर्जा कम होते जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, यानी कि धारा का प्रवाह बंद हो गया परिपथ में। और हम ये चाहते हैं कि इसमें लगातार धारा प्रवाहित होती रहे, तो हमें इसमें एक सेल परमानेंटली जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो सेल रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा देता रहेगा और तब तक सर्किट में करंट ऐसे करके फ्लो होता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए या फिर धारा को नियत बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट करंट फ्लो करने के लिए किसी भी सर्किट में निश्चित ही एक सेल की आवश्यकता होती है जो इसको ऊर्जा देता है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी सेल के द्वारा
किसी सर्किट में करंट का फ्लो बनाए रखने के लिए, धारा को नियत बनाए रखने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा सर्किट को दी जाती है उस ऊर्जा को हम उस सर्किट की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। या सेल कितनी ऊर्जा सर्किट को देगा, तो ठीक उतनी ऊर्जा देगा जितना कि इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में वेस्ट कर देते हैं, भले ही वो हीट के रूप में करें वायर में, या पंखे को चलाने में करें, या बल्ब को जलाने में करें, या टीवी को चलाने में करें। जितनी भी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन सर्किट में वेस्ट कर देते हैं बैटरी ठीक उतनी ऊर्जा उनको देती रहती है सप्लाई के फॉर्म में। तो जितनी ऊर्जा बैटरी सर्किट को दे रही है उसको हम बोला करेंगे विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। या दूसरी भाषा में मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई भी विद्युत सर्किट में, विद्युत परिपथ में जितनी ऊर्जा की हानि होती है उस ऊर्जा को हम उस सर्किट की विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सप्लाई करता है, कहाँ वेस्ट होती है। तो सेल जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी देता है उतनी ही एनर्जी जो है सर्किट में किसी न किसी फॉर्म में वेस्ट होती रहती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल ये देखना है कि सेल इस सर्किट को कितनी एनर्जी दे रहा है। सेल ने जितनी एनर्जी इस सर्किट को दी होगी वही इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो करवाया, किसने करवाया, इस सेल ने, इस बैटरी ने। और कितने टाइम तक करंट फ्लो करवाया, तो हम मान के चल रहे हैं टी टाइम तक, यानी कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, टी समय तक फ्लो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि इस सर्किट में कोई भी परिच्छेद अगर ले लिया जाए, ठीक है ना, कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले रखा है, उस एरिया से, उस परिच्छेद से होकर कितना आवेश प्रवाहित हो चुका होगा, तो अपन कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू आई टी। जैसा कि आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें कितना चार्ज, कितना आवेश प्रवाहित हो चुका है टी समय में, क्योंकि आई धारा इस परिपथ में टी समय तक प्रवाहित हुई है, तो उतने समय में टोटल एक क्रॉस सेक्शन से कितना आवेश फ्लो कर गया है, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी, इतना आवेश प्रवाहित हो गया है। अच्छा, दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमें विभवांतर निकालना है तो उसके लिए क्या तरीका होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि एकांक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम बोला करते हैं उन दोनों पॉइंट्स के मध्य विभवांतर। सेल हम जो भी यूज कर रहे हैं, मान लो उसका टर्मिनल विभवांतर जो है वो V है। काफ़ी चर्चा कर चुके हैं टर्मिनल वोल्टता और EMF पर, और ये चीज़ें आपके क्लियर भी होनी चाहिए कि इसका वास्तव में जितना भी दोनों सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका कुछ हिस्सा सेल के अंदर ही ड्रॉप हो जाता है। बाहरी सर्किट के लिए जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बचता है उसको बोलते हैं उसकी टर्मिनल वोल्टेज। यानी इन दोनों टर्मिनलों के मध्य अभी जो विभवांतर है, बंद परिपथ में अभी जो विभवांतर है उसको हम टर्मिनल विभवांतर बोलेंगे, जो कि V है। यानी इतने विभवांतर पर Q आवेश इस परिपथ में प्रवाहित हुआ है जिसकी वैल्यू है IT। तो आवेश Q को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में कुल कितना कार्य करना पड़ गया है इस सेल को, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म से या फॉर्मूले से। कैसे कि एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसको हम बोला करते हैं उन दोनों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो मैं Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आया और कार्य करना पड़ गया W, तो एकांक को लाने में कितना करना पड़ेगा, W अपॉन Q। और इसी को हम बोलते हैं इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। अब इस परिपथ में ये दोनों बिंदुओं की जगह सेल के दोनों टर्मिनल हैं जिनके बीच का विभवांतर हमें पहले से पता है, V है, ये रहा, ठीक है ना। आवेश कितना फ्लो कर रहा है तो Q की वैल्यू ये रही, तो कितना कार्य सेल को करना पड़ा इससे निकालेंगे W इज इक्वल्स टू QV। W इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू ये रही IT और V। यानी कि सेल को इस सर्किट में Q आवेश प्रवाहित करने में, या फिर मैं यूँ कह दूँ कि I धारा T समय तक प्रवाहित करने में कुल इतना कार्य करना पड़ा है, और जितना सेल ने कार्य किया है उतनी ही उसकी ऊर्जा खर्च हुई है, और सेल ने अपनी जितनी ऊर्जा खर्च करी है उसी को हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। इसका मतलब यही विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इसको हम लिख सकते हैं VIT,
ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए एक फार्मूला हो गया। अब आप चाहें तो इस फार्मूले को अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे ओम्स लॉ से हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। यहाँ से अगर V की वैल्यू उठा के इसकी जगह रख दी जाए तो W के लिए आपको एक नया रूप मिलेगा IR इंटू IT। तो ये हो गया W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही एक फॉर्मूला है दूसरे रूप में। और देखें यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो ये होगी V अपॉन R, I की वैल्यू, और वो I की वैल्यू उठा के इसकी जगह रख देंगे तो W का एक और रूप मिलेगा V इंटू V अपॉन R इंटू T। तो W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ठीक है ना। ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और फार्मूला मिल गया। अलग अलग रूपों में आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म्स चाहिए, तो ये तीनों ही फार्मूले जो हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फार्मूले आ रहे हैं। इनको मैं एक जगह नोट कर लेता हूँ। जैसे एक आया VIT, दूसरा फार्मूला निकल के आया I स्क्वायर RT, और तीसरा रूप इसी का निकल के आया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ज़रूरत पड़ेगी इनकी आगे चल के। अच्छा, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो सिंपल एनर्जी है, और एनर्जी है तो इसको अपन कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो रहेगी जूल, ठीक है ना। यूनिट भी यहीं पर नोट कर लेते हैं, जूल। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए यूनिट हो गई। अब बात करेंगे विद्युत शक्ति की। मैकेनिक्स के अनुसार शक्ति को आप कैसे डिफाइन करते हो कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसको हम बोलते हैं शक्ति। ऐसे ही विद्युत शक्ति को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कोई भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की जो दर है, या सेल द्वारा किसी विद्युत परिपथ को ऊर्जा देने की जो दर है, उसको हम बोला करेंगे सेल की या परिपथ की विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति को भी अगर हम P से ही रिप्रेजेंट करें तो T समय में, जैसे कि आपने फॉर्मूले नोट कर रखे हैं कि T समय में किसी भी सेल के द्वारा इतनी एनर्जी खर्च करी जा रही है, जिसकी वैल्यू या तो ये हो सकती है या फिर इनमें से कोई भी। अगर T समय में W एनर्जी खर्च करी है किसी भी सेल ने, तो फिर एकांक समय में, यूनिट टाइम में कितनी करी, W अपॉन T। अब यहाँ से W की अलग अलग वैल्यू, अलग अलग फॉर्म्स के रख के वैल्यू, और फिर तुम यहाँ से निकाल सकते हो P की वैल्यू। अगर मैं W की वैल्यू पहले रखूँ VIT, तो अपॉन T, T से T कैंसिल, P इज इक्वल टू VI। ये हमें इलेक्ट्रिक पावर के लिए एक फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, W को अपन दूसरे रूप में और लिख सकते हैं, जैसे कि W की सेकंड वाली वैल्यू ले I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT अपॉन T, T से T कैंसिल। एक और रूप हमें विद्युत शक्ति का मिल गया I स्क्वायर R, ठीक है। तीसरा रूप अगर W का रख दिया जाए तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन T, T से T फिर कैंसिल, और P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये भी विद्युत शक्ति के लिए फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें इन सूत्रों की अलग अलग स्थान पर अलग अलग फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। कहीं पर इसका यूज करना है, कहीं पर इसका यूज करना है। तो ये सारी बातें विद्युत शक्ति के लिए हो गई हैं। हाँ, अगर हम इसकी यूनिट की और बात करें तो जैसे कि आप पहले से जानते हो कि पावर की यूनिट हमेशा हम वाट यूज करते हैं, तो यहाँ भी विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो वाट ही रहेगा। हाँ, अगर बड़े मात्रकों की तरफ जाएं तो किलोवाट यूज कर सकते हो, और बड़े मात्रक की तरफ जाएं तो मेगावाट यूज कर सकते हैं। किलोवाट यानी कि 10 की पावर 3 वाट, और ये 10 की पावर 6 वाट। अच्छा, इसकी एक यूनिट यहाँ से और देख सकते हो, V विभवांतर है तो वोल्ट इंटू I करंट है, तो इसके लिए यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर, ठीक है ना। वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी इसी को हम बोलते हैं वाट। तो इसकी एक यूनिट हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, वोल्ट इंटू एम्पियर की। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि ये तो हमने वर्क के लिए यूनिट लिख रखी है, वर्क कह लो या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम पावर की यूनिट और नोट करें तो वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर कह सकते हैं। इसी को अपन बोलते हैं वाट। तो वाट की जगह हम वोल्ट इंटू एम्पियर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें हो गई हैं विद्युत शक्ति की। अब अपन अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि किलोवाट आवर है।
पहली बात तो आप ये सोचें कि किलोवाट आवर जो है वो यूनिट किसकी है, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट बनेगी। तो आप यहाँ से देखें, किलोवाट तो शक्ति हो गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हो। तो ये तो पावर के लिए यूनिट हो गई किलोवाट, और आवर यानी घंटे, तो वो टाइम के लिए हो गई यूनिट, ठीक है ना। ये समय की यूनिट हो गई, ये शक्ति की यूनिट हो गई। तो समय और शक्ति की यूनिट के गुणा करने से हमें किसकी यूनिट मिलेगी, तो अपन जानते हैं P इज इक्वल्स टू W/T। तो W इज इक्वल्स टू PT। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति और समय की यूनिट के गुणनफल से हमें जो यूनिट मिलेगी वो एनर्जी की होगी, यानी कि कार्य की होगी। तो वास्तव में किलोवाट आवर जो है वो विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक है, ठीक है ना। जहाँ भी हमें व्यापारिक रूप से विद्युत ऊर्जा मापनी होती है, जैसे हम अपने घरों में जो बिजली यूज कर रहे हैं, जो विद्युत ऊर्जा यूज कर रहे हैं, या कारखानों में जो विद्युत ऊर्जा यूज करी जा रही है, वो कितनी पावर, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हम अपने घरों में या कारखानों में यूज कर रहे हैं, इसको मापने के लिए जो यूनिट यूज करी जाती है वो ये करी जाती है किलोवाट आवर, ठीक है ना। हमारे बिजली के जो मीटर बताते हैं कि 1 यूनिट या 2 यूनिट, तो वास्तव में वो यूनिट का मतलब ही होता है किलोवाट आवर। इस किलोवाट आवर को दूसरे शब्दों में BTU भी बोल देते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी व्यापारिक मानक है एक तरह से ये विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसी को शॉर्ट में बोल दिया जाता है यूनिट। तो अपन किलोवाट आवर कह लें या फिर BTU कह लें, या फिर सिंपल जो नॉर्मली यूज करी जाती है वो है यूनिट, ठीक है ना। 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर। अब देखना ये है कि 1 किलोवाट आवर वास्तव में कितनी एनर्जी है, क्योंकि हमने जो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है, अपन तो एनर्जी को जूल में माप रहे होते हैं। तो वास्तव में 1 किलोवाट आवर जो है वो कितनी जूल एनर्जी को शो करता है, वो एक बार चेक करते हैं। 1 किलोवाट आवर, सबसे पहली बात तो जूल में लाने के लिए किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे। तो 1 इंटू किलोवाट, इसका मतलब 10 की पावर 3 वाट, ठीक है ना। किलो का मतलब 10 की पावर 3 वाट। अच्छा, समय जो है वो आवर्स में, घंटों में हम इसको चेंज करेंगे सेकंड में SI सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंटू 1 घंटे में कितनी सेकंड, 3600 सेकंड। ये भी यूनिट अब SI में आ चुकी है और ये भी SI में आ चुकी है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 10 की पावर 3 ये आएंगी, और 3.6 अगर कहूँ तो 3.6 इंटू 10 की पावर 3 ये आएंगी। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या, वाट इंटू सेकेंड। और ये वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड किसकी यूनिट रहेगी, तो यही कार्य की या ऊर्जा की। P इज इक्वल्स टू W/T, यहाँ से W अगर निकालें तो P इंटू टी, यानी वाट इंटू सेकेंड, दोनों की यूनिट तो हमें एनर्जी की यूनिट मिलेगी जो कि जूल है। इसका मतलब ये वाली यूनिट वास्तव में जूल है। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट जो एनर्जी होती है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होती है। इसी को हम यूनिट भी बोलते हैं। तो या तो मैं 1 किलोवाट आवर कह दूं या फिर 1 यूनिट कह लें। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो जब भी हमारे बिजली के मीटर 1 यूनिट बढ़ाते हैं आगे की तरफ, तो इसका मतलब आप इतनी ऊर्जा यूज कर चुके हो। यानी हम किसी न किसी रूप में जब इतनी ऊर्जा यूज कर लेंगे, खर्च कर देंगे, तब हमारी 1 यूनिट बनेगी, आगे बढ़ेगी उस मीटर में। ऐसे ही घरों में, कारखानों में यूनिटों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी जो मीटर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो कैसे यूनिट को कैलकुलेट करते हैं, एक बार वो समझ लेते हैं। तो अपना लास्ट टॉपिक जो है वो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट, यानी यूनिटों की गणना कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं अब। तो किसी भी सर्किट में यूनिटों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उस सर्किट में V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर, ठीक है ना, V वोल्ट के विभवांतर पर और I एम्पियर धारा प्रवाहित की जा रही है कितने टाइम के लिए, तो T घंटों के लिए। कायदे से हमें जो टाइम है, जो समय है, वो सेकंड में लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ हम समय को आवर्स में लेके चल रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जब भी व्यापारिक रूप से विद्युत ऊर्जा का यूज किया जाता है, यानी हम जब भी अपने घरों में या कारखानों में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो वो सेकंड के आधार पर नहीं करते हैं,
ठीक है ना। अपन तो घंटों के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं अपनी, अगर टीवी चल रही है तो वो घंटों के हिसाब से चल रही है, कोई 2 सेकंड के लिए टीवी नहीं चला रहा है, कोई 2 सेकंड के लिए पंखा नहीं चलाएगा। तो हमारे ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं वो घंटों के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए हम जो समय लेके चल रहे हैं वो भी घंटों में लेके चल रहे हैं। तो एक बार फिर हमारे घर का ही मान लो कोई परिपथ है जिसमें 20 वोल्ट के विभवांतर पर, नॉर्मली घरों में हमारे जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट विभवांतर पर आ रही होती है। तो किसी परिपथ में 20 वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पीयर धारा प्रवाहित हुई है t घंटों तक, तो कितनी यूनिट बन जाएंगी जब इतने वोल्ट पर इतनी धारा t घंटों के लिए प्रवाहित होगी, तो कितनी यूनिट बनेंगी। तो यूनिट निकालनी है, इसका मतलब हमें ये पता करना है कि विद्युत ऊर्जा कितनी हमने यूज कर ली है। और विद्युत ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपने ऊपर लिख रखा है W = VIT, यानी अगर V वोल्ट विभवांतर पे I एम्पीयर की धारा इतने समय के लिए प्रवाहित होगी तो उसमें कितनी ऊर्जा खर्च होगी, VIT। तो यहाँ से निकालेंगे W = V, वोल्ट में है लेके चल रहे हैं साथ में यूनिट, इंटू I जो कि एम्पियर में है, इंटू T जो कि आवर्स में है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ VI, ठीक है ना, और ब्रैकेट में यूनिट लिखेंगे इसकी वोल्ट इंटू एम्पियर और इंटू T ब्रैकेट में यूनिट। ओके, अच्छा वोल्ट इंटू एम्पियर ये किसकी यूनिट है, तो देखो यहाँ लिखी हुई है वोल्ट इंटू एम्पियर, ही इसका ही मतलब होता है वाट, यानी यही पावर है, शक्ति है। तो W = VI, यूनिट हो गई इसकी वाट, ठीक है ना, और इंटू समय घंटों में। हम यूनिट कैलकुलेट करने वाले हैं और यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर कैलकुलेट करना, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं यूनिट। तो इसका मतलब अभी जो यूनिट आ रही है वो वास्तव में क्या आ रही है, VIT इंटू वाट आवर, ठीक है ना। और हमें जो यूनिट चाहिए वो किलोवाट आवर चाहिए। इसका मतलब इस यूनिट को, वाट इंटू आवर को हमें चेंज करना है किलोवाट आवर में, क्योंकि किलोवाट आवर को ही एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब वाट के हमें किलोवाट बनाने, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि VIT इसमें अपनी तरफ से तो मैंने गुणा कर दिया 10⁻³ का, यानी 1000 का गुणा कर दिया और 1000 का ही भाग दे दिया, और बाकी ऐसे के ऐसे वाट इंटू आवर। अब 10⁻³ वाट का मतलब हो गया किलोवाट, तो इसका मतलब W = VIT अपॉन 1000, और ये सब क्या हो गया, किलोवाट आवर। कहने का मतलब ये रहा कि अगर इतने विभवांतर पर इतनी धारा इतने घंटों के लिए प्रवाहित होगी किसी भी सर्किट में, तो उसमें इतने किलोवाट आवर ऊर्जा खर्च हो जाएगी। और किलोवाट आवर का मतलब यूनिट, इसका मतलब उस सर्किट में इतने यूनिट बन जाएंगी, इतनी यूनिट ऊर्जा अपन खर्च कर चुके हैं। तो बस यही हो गई यूनिटों की संख्या। अगर मैं यूनिटों की संख्या को, नंबर ऑफ यूनिट्स को n से रिप्रेजेंट करूं, n, तो यूनिटों की संख्या कितनी हो गई, VIT अपॉन 1000, ठीक है ना, इतने यूनिट। ये यूनिटों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हो गया। अपन चाहें तो इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने अभी लिखा हुआ था कि P = VI, तो VI की जगह पावर लिख सकते हो। तो यूनिटों की संख्या उस तरीके से हो जाएगी P × T अपॉन 1000 यूनिट्स। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण के लिए, और ये पता कर सकते हैं कि अगर हम उस उपकरण को इतने घंटों के लिए जब चलाएंगे तो कितनी यूनिट बनेगी। क्योंकि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं उन पर ये सारी चीज़ें पहले से मेंशन कर रखी होती हैं कि कितने वाट का है। सपोज करो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर लिखा हुआ है 1 किलोवाट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस पे चलाएंगे जो कि 220 वोल्ट होता है अपने घरों में, अगर हम उसको 220 वोल्ट के विभवांतर पर चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वो इतनी विद्युत शक्ति खर्च करेगा 1 किलोवाट, मतलब 1 सेकंड में 1 किलो जूल ऊर्जा खर्च करेगा। तो हम उसके आधार पर पता कर सकते हैं कि अगर हम इसको 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए चलाएं तो ये फॉर्मूला हमें बता देगा कि यूनिट कितनी बनेगी, कितने विभवांतर पर चला रहे हो, क्योंकि हमें उसकी पावर पहले से पता है, और पावर यानी P की वैल्यू पहले से पता है, तो वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। जैसे मान लो 1 किलोवाट का है तो यहाँ पर रख देंगे 1,
मुझे 4 घंटे अगर उसको चलाना है तो टी की जगह 4, क्योंकि टी हम पहले से ही घंटों में लेके चल रहे हैं, और अपॉन 1000, तो वहाँ से यूनिटों की संख्या बन के आ जाएगी कितनी यूनिट कैलकुलेट होती हैं। अब लास्ट में चलते चलते एक छोटे से टॉपिक पे और चर्चा करते चलते हैं कि जब भी लंबी दूरियों या बड़ी दूरियों पर विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति भेजी जाती है तो हमेशा हाई वोल्टेज पर ही क्यों भेजी जाती है। जैसे एक शहर से दूसरे शहर के लिए बिजली दी जा रही है या एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बिजली सप्लाई करी जा रही है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हाई टेंशन की जो लाइन होती हैं, हाई वोल्टेज की जो लाइन होती हैं, उनके द्वारा हम बड़ी दूरियों पर बिजली भेजा करते हैं। तो हाई वोल्टेज पर ही क्यों भेजना है, क्योंकि हमें अपने घरों में तो वास्तव में फिर से 220 वोल्ट के विभवांतर पर ही चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण होंगे सब ऑपरेट होते हैं 220 वोल्ट के विभवांतर पे। और आपने देखा या सुना होगा कि 11,000 वोल्ट की लाइन यूज करी जा रही है, कहीं पर 33,000 वोल्ट की लाइन यूज करी जा रही है। तो वास्तव में इतनी हाई वोल्टेज को जब हम यूज कर नहीं सकते हैं तो फिर इतने हाई वोल्टेज पे एक जगह से दूसरी जगह के लिए बिजली क्यों भेजी जा रही है। मान लो ये दो बिंदु हैं ए और बी, जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हैं, या कह सकते हैं कि ये दो शहर हैं जो एक दूसरे से बहुत लंबी दूरियों पर हैं। हमें इस पॉइंट से कुछ विद्युत शक्ति यहाँ भेजनी है, इसको डिमांड है मान लो P विद्युत शक्ति की, इतनी पावर इसको चाहिए, जैसे 2 मेगावाट 10 मेगावाट इतनी बिजली इसको चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक सप्लाई दे रहे हैं, और किसके द्वारा दे रहे हैं, तो चालक तारों के रूप में, क्योंकि विद्युत शक्ति किसके रूप में भेजेंगे, विद्युत धारा के रूप में, करंट के रूप में। जब पावर जाएगी यहाँ से तो वो तारों के माध्यम से चलती हुई जाएगी। तो बीच में हमने एक तार खींच रखा है, इसमें कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होगी, जिस धारा के रूप में विद्युत शक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें पहुंचानी है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे विद्युत धारा के रूप में शक्ति यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी है, तो इसका मतलब इस तार में धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। और धारा दो बिंदुओं के मध्य तब प्रवाहित होती है जब आवेश चलता है, और आवेश दो बिंदुओं के मध्य तब चलता है जब दोनों बिंदुओं के मध्य कुछ न कुछ विभवांतर होता है, तब आवेश चलता है, या तो उच्च से निम्न की तरफ या निम्न से उच्च की तरफ अगर ऋण आवेश होगा तो। इसका मतलब इस तार में धारा प्रवाहित करवाने के लिए हमें इन दोनों बिंदुओं के मध्य कोई न कोई विभवांतर उत्पन्न करना पड़ेगा। मान लो मैंने इन दोनों पॉइंट्स के मध्य V विभवांतर लगाया है, तो इसका मतलब V विभवांतर पर इतनी विद्युत शक्ति P शक्ति यहाँ से यहाँ तक भेजनी है। तो अपन सोच सकते हैं कि इतने विभवांतर पर जब इतनी शक्ति भेजेंगे तो उसके लिए इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित करनी पड़ेगी। जैसे शक्ति के लिए अभी एक फॉर्मूला आया था P = VI, तो P = VI से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, I = P/V। इससे हमें ये पता चल गया कि जब 20 वोल्ट के विभवांतर पर इतनी शक्ति भेजी जाएगी तो उस कंडीशन में इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही होगी वो इतनी धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो हमें करंट की वैल्यू पता चल गई कि ऐसी सिचुएशन में इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इतना करंट फ्लो हो रहा है। दूसरी बात, जो वायर जो तार हमने यूज किया है उस तार का खुद का भी कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, भले ही चालक तार है लेकिन सबका कोई ना कोई थोड़ा बहुत प्रतिरोध होता है। तो इस तार का भी, क्योंकि काफ़ी लंबा तार है, इसका भी अच्छा खासा प्रतिरोध होगा, जिसको हम R से शो कर रहे हैं। और इस प्रतिरोध में होकर इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, I की वैल्यू है P/V। तो जब भी किसी रेजिस्टेंस से, किसी प्रतिरोध से होकर धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, और उस अवरोध के कारण कुछ ऊर्जा की हानि होती है ऊष्मा के रूप में। कहने का मतलब जब भी किसी तार में, किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा में जो हानि हो रही है वो हानि ऊष्मा के रूप में हो रही है, और उस ऊष्मा की वजह से वो तार, वो प्रतिरोध गर्म होता है। अपन नॉर्मली देखते रहते हैं कि जब भी किसी तार में काफ़ी देर तक धारा चलती रहती है बिजली, तो थोड़ी देर बाद थोड़ा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह क्या है कि उस तार का कोई न कोई प्रतिरोध था, उस प्रतिरोध से होकर जब धारा गुजरी है तो प्रतिरोध के कारण उसकी ऊर्जा में थोड़ी हानि हुई है, जो कि ऊष्मा के रूप में रिलीज हुई है, और वो ऊष्मा की वजह से तार गर्म हो गया थोड़ा सा। तो इसका मतलब जब I धारा इस प्रतिरोध से होकर गुजर रही होगी तो उसकी ऊर्जा में, शक्ति में कुछ न कुछ हानि होगी। अगर मैं शक्ति में होने वाली हानि को कैलकुलेट करूं, यानी पावर लॉस को कैलकुलेट करें, अभी जैसे हमने पावर के लिए 2-3 रूपों में फॉर्मूले निकाले। एक तो P = VI यहाँ से निकला था, दूसरा रूप इसका था I² R × T,
और पावर का ही तीसरा जो रूप था वो v² इंटू, सॉरी t नहीं आएगा इनमें, v²/r। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि अगर किसी R प्रतिरोध से होकर I धारा प्रवाहित होगी तो कितना शक्ति क्षय होगा, यानी कितनी शक्ति का लॉस होगा, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा का लॉस होगा, I²R, इतना शक्ति क्षय होगा। यानी अगर मैं पावर लॉस कैलकुलेट करूँगा, पावर लॉस शक्ति में होने वाला क्षय, तो वो पावर लॉस कैलकुलेट किया जाएगा इस फॉर्मूले से, I²R से। फिर से, अगर R रेजिस्टेंस, R प्रतिरोध से होकर I धारा प्रवाहित हो रही है तो ऐसी कंडीशन में उस तार में इतना शक्ति क्षय होगा, प्रति सेकंड इतनी ऊर्जा की हानि होगी। और वही हमें पता करना है कि इस तार में जब इतनी धारा गुजर रही होगी तो कितनी ऊर्जा की हानि होगी। तो I की वैल्यू ये वाली उठा के इसकी जगह रखेंगे, पावर लॉस इज इक्वल्स टू P/V, इसकी जगह रखूँगा तो P²/V² इंटू R। ये हमें पता चल गया कि जब हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ इतनी विद्युत शक्ति को सप्लाई करेंगे, भेजेंगे विद्युत धारा के माध्यम से, तो इतना शक्ति क्षय बीच में होगा, तार में होगा इतना शक्ति क्षय। अब देखना ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि शक्ति क्षय कम से कम हो, ताकि जितनी शक्ति हमने यहाँ से भेजी थी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पॉइंट B तक पहुँचे, बीच में कम से कम उसका लॉस होना चाहिए। तो शक्ति क्षय को कम करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, हम इन तीनों की वैल्यू को छेड़छाड़ करके, इन तीनों की वैल्यू को चेंज करके पावर लॉस को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ पावर लॉस कम से कम हो, तो पावर लॉस को कम से कम करने के लिए क्या करेंगे, या तो मैं इसकी वैल्यू कम कर दूँ, और ये है क्या, तो ये वो शक्ति है जो हम यहाँ से यहाँ भेजने वाले हैं, या जो इसने डिमांड करी है कि इतनी शक्ति हमें चाहिए, वो है P। इसको तो मैं कम नहीं कर सकता क्योंकि इतनी शक्ति तो हमें भेजनी है। जैसे 10 मेगावाट शक्ति उसने मांगी है, तो इसका मतलब यहाँ तो 10 मेगावाट कम से कम रखनी पड़ेगी, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि यहाँ पर होती है। तो अपन इसको कम नहीं कर सकते, यानी इसको कम करके पावर लॉस कम नहीं किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है प्रतिरोध, कि R की वैल्यू, प्रतिरोध रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम कर दी जाए तो पावर लॉस कम होगा। हाँ ठीक है, प्रतिरोध को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, आपने प्रतिरोध के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल्स टू ρL/A। अगर मुझे प्रतिरोध R की वैल्यू कम करनी है तो या तो मैं L की वैल्यू को कम कर दूं, या A की वैल्यू को कम कर दूं, या A की वैल्यू को बढ़ा दूं, या फिर ρ की वैल्यू को कम कर दिया जाए। L यानी लंबाई हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तार इतना लंबा तो लेना ही पड़ेगा। अनुप्रस्थ काट में भी कोई खास परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना मोटा तार हमने ले लिया, क्योंकि जितने मोटे तार का प्रयोग करेंगे प्रतिरोध जो है वो उतना ही कम रहेगा। ठीक है ना। इसमें तो हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जितनी है कम से कम उतना लंबा तार तो लेना ही पड़ेगा। इसको हम संभावित रूप से, व्यावहारिक रूप से जितना मोटा तार ले सकते थे उतना मोटा लेके A की वैल्यू हमने बढ़ा रखी है जितनी भी पॉसिबल हो सकती थी। अब बात आ जाती है रो। कोई ऐसा पदार्थ लें, कोई ऐसे पदार्थ के तार का प्रयोग करें जिसके लिए प्रतिरोधकता रो की वैल्यू कम होती हो। तो सबसे कम जो होती है प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी जो सबसे कम होती है वो चांदी की, उससे जो कम रहेगी वो सोने और तांबे की, ठीक है ना। फिर उससे कम जो रहेगी वो एल्यूमिनियम की। तो जाहिर सी बात है तारों के लिए हम चांदी का, सोने का या तांबे का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तांबे के तार की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम के तार का यूज किया, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए प्रतिरोधकता काफ़ी कम होती है, इससे भी कम होती है चांदी की, तांबे की, लेकिन उनका नॉर्मली यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली वायर पड़ेगा फिर। तो इसीलिए हमने एल्यूमिनियम के तार का यूज करके प्रतिरोध R की वैल्यू जितनी कम हो सकती थी संभावित रूप से उतनी कम कर दी है। इसके बावजूद भी अपने पास में एक ऑप्शन और है पावर लॉस को कम करने के लिए। V की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पावर लॉस उतना कम होगा। V यानी कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर जितना ज़्यादा होगा पावर लॉस, शक्ति क्षय उतना कम होगा। तो ये है मेन रीजन कि जब भी लंबी दूरियों पर विद्युत ऊर्जा की सप्लाई करी जाती है, बिजली भेजी जाती है, तो हाई वोल्टेज पर भेजी जाती है, क्योंकि जितना वोल्टेज हाई रखेंगे शक्ति क्षय उतना कम रहेगा, पावर लॉस उतना कम होगा। और पावर लॉस जितना कम होगा बीच रास्ते में,
यहाँ से भेजी गई शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ तक पहुँच पाएगी। तो ये मेन रीज़न होगा कि क्यों लंबी दूरियों तक हाई वोल्टेज पर हम विद्युत शक्ति को भेजा करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब ये विद्युत शक्ति, जब ये बिजली यहाँ पहुँच जाएगी तो यहाँ हम ट्रांसफार्मर का यूज करके उस हाई वोल्टेज की पावर को लो वोल्टेज की पावर में चेंज कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर जो लो वोल्टेज की धारा होती है, एक ट्रांसफार्मर का यूज करके उसको हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं पहले, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर का यहाँ यूज करके पहले लो वोल्टेज की धारा को हाई वोल्टेज की धारा में चेंज करते हैं, फिर वो चल के जाती है। फिर यहाँ एक और ट्रांसफार्मर, जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, उस ट्रांसफार्मर का यूज करके वापस हाई वोल्टेज की करंट को लो वोल्टेज में चेंज कर देते हैं। With